एकम सत्यम विप्रा बहुता वदंती, अर्थात सृष्टि में केवल एक ही सत्य है जिसकी विद्वानों ने अनेक प्रकार से व्याख्या की है। यह वेद वाक्य पूर्ण रूप से सत्य है, जिसका उदाहरण उत्तराखंड राज्य के देहरादून नगर स्थित झंडा दरबार नामक स्थान से प्राप्त होता है। यहाँ सनातन धर्म की अखंडता, खालसा पंथ की गुरु शिष्य परंपरा और मुगल शासन काल की इंडो इस्लामिक कला का मिश्रण सौंदर्यपूर्ण ढंग से देखने को मिलता है, जिसके साक्ष्य वहाँ का इतिहास और वहाँ बने भित्ति चित्रों से उपलब्ध होता है। जिस एवज में औरंगजेब बहुत अति प्रसन्न हुआ और उसके प्रतिफल स्वरूप उन्होंने कहा कि गुरु राम राय, जहाँ आपका तपोभूमि है, जहाँ से आपने तपस्या किया है, उस तपोभूमि में हम अपने खर्चे से कुछ कार्य कराएंगे। ठीक है। अब उस खर्चे में जब बात आई तो औरंगजेब आया यहाँ पे और लगभग बात करें 1707 ईस्वी से कार्य यहाँ स्टार्ट होता है और 1707 लगभग 400 वर्षों से भी पूर्व का इतिहास, धार्मिक मान्यता और अनूठी पारंपरिक कला का चित्रण इस पवित्र देवभूमि पर आम जनमानस के लिए एक महत्वपूर्ण विरासत है, जो कला प्रेमियों और कला समीक्षकों का ध्यान सदैव अपनी ओर केंद्रित करती रही है। यह विरासत केवल कला ही नहीं, अपितु भारत की महान और अखंड परंपराओं एवं समृद्ध इतिहास का भी प्रतीक है। नमस्कार, मैं भानुदेव शर्मा, निर्देशक अमृतांशु आर्ट ग्रुप, आज इस ऐतिहासिक विरासत के विषय में और अधिक जानने एवं वहाँ बने भित्ति चित्रों की कलाकृतियों की सूक्ष्मता के दर्शन हेतु इस ग्रुप के माध्यम से एक शोध वृत्तचित्र यानी डॉक्यूमेंट्री प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसके लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं कलाकार एवं कला आचार्य डॉक्टर मंतोष यादव जी एवं दुष्यंत कुमार जी, जिन्होंने इस ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण कार्य हेतु अपना योगदान दिया और यहाँ के भित्ति चित्रों को अपने छात्रों के साथ मिलकर पुनः जीवंत किया। तो सर, जैसे कि हमें पता चला है कि यहाँ पे जो झंडा दरबार में सारा ये भित्ति चित्रण हुआ है, ये 400 साल से पुराना कार्य है सारा। सही सुना। यानी हम माने तो जब भारत में मुगल शासन का अंत होने वाला था तो औरंगजेब के समय में, तो औरंगजेब ने ही ये सारा कार्य यहाँ पे करवाया है। तो इसमें किस प्रकार की चित्र शैली में काम हुआ है और क्या इसमें मटेरियल यूज़ हुआ है, इसके बारे में आप हमें थोड़ा सा बताएं। चित्रशैली तो इसमें जैसे अब तो आर्टिस्ट हैं, पहले की कंडीशन ये थी कि कहीं से बनने ले लिए जो चित्रकारी जानते हैं, उन्हें पकड़ के लाया गया, यहाँ पर रखा, खाना पीना दिया उन्हें और जो जिस कंडीशन में लोगों ने काम करा लिया उससे। तो चित्र जब राजस्थानी आएंगे तो राजस्थानी करेंगे और गढ़वाली आएंगे गढ़वाली करेंगे, तो उसी कंडीशन से पहाड़ी आएगा तो पहाड़ी करेगा, उसी हिसाब से इसका हुआ है काम। जो भी काम हुआ है लोगों ने कराया या किया, उसी हिसाब से हुआ है। अब आइए, आप क्या पूछ रहे हो इसमें? तो क्या सामान, क्या जैसे कलर, रंग कौन से यूज़? कलर तो उसमें नेचुरल यूज है बिल्कुल। जैसे आपको येलो बनाना है तो उसके लिए फ्लावर वगैरह है, रेड बनाना है तो गुलाब का फूल ले लिया, या आप समझ लीजिए सैसूत का जो सैसूत होता है उसको गला के भी रख दोगे आप, उसका कलर छूटता है, उसमें मिक्स करके बन जाता है। कुछ मिट्टी, जैसे आपकी मुल्तानी मिट्टी होती है, या आपका इस ब्लैक कलर लेना है तो जैसे अपन के यहाँ कढ़ाई होती है, लोही कढ़ाई के नीचे उतारोगे कलर को तो ब्लैक कलर नेचुरल कलर आएगा। उसी हिसाब से सूरजमुखी का पौधा हुआ, कई चीज़ें हैं इसमें ऐसी जो नेचुरल कलर ही यूज़ हुआ है उस टाइम पे। उसके बाद में रिस्टोरेज हुआ है तो उसके हिसाब से फिर उस टाइम पे भी कोशिश की गई है कि ये कलर नेचुरली यूज हो। अच्छा, जैसे इसका जो भित्ति है, जो इसका धरातल है, तो वो पहले चूने से बनाया जाता था? पहले पहाड़ों से बारीक कंक्रीट, या आप कहो तो लाल पहाड़, रेड पहाड़ को तोड़ के उसमें कुछ मिला के चूना मिला के और उसको लगा के सेट किया जाता है। तो उसके बाद चूना लगाया जाता है। चूना में बहुत से सामान, नेचुरल सामान डाले जाते हैं। जैसे आप समझ लीजिए गुड़ डाल दिया या कोई भूसा डाल दिया, और कुछ दालें भी ऐसी होती हैं डाली जाती हैं, इनको बनाया जाता है उस हिसाब से। और वो टाइमिंग के हिसाब से होता है इसे। अच्छा, जितना टाइम खिंचोगे आप, बस गलाओगे इसको, उतना ही ये क्वालिटी मिल के आएगी।
नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है अमृतांश वाट ग्रुप की इस डॉक्यूमेंट्री प्रस्तुति में। तो आज हम झंडा दरबार में आए हैं। जैसे कि आपने बताया, यहाँ पे कंजर्वेशन का कार्य चल रहा है, जो यहाँ के भित्ति चित्रण है उसके ऊपर। तो इसके बारे में हमें थोड़ा विस्तार से कलात्मक ढंग से आप बताइए कि आपको जो ये कार्य सौंपा गया है कंजर्वेशन का, आपके सानिध्य में जो ये कार्य हो रहा है और हमारे विभाग के कुछ छात्र भी इसके अंदर कार्य कर रहे हैं, किस प्रकार से ये पूरे काम को किया जा रहा है और किस शैली में इस काम को किया जा रहा है। सबसे पहले मैं अपना परिचय एक छोटा सा देना चाहूँगा। मैं डॉक्टर मंतोष यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर ललित कला विभाग, देवभूमि उत्तराखंड विश्वविद्यालय, देहरादून। जैसा कि आप देख रहे होंगे, एक बहुत पहले से इसको जाना गया है। देहरादून का एक नाम कैसे पड़ा, नामकरण पे यदि हम बात करते हैं, एक परिचय है छोटा सा कि कहा जाता है गुरु राम राय जी जब एक बार पंजाब से चल कर के आए थे, किसी कारणवश उनको वहाँ से हटाया गया। तो पंजाब से जब चलते चलते अपने साथ घोड़ा लेकर के आए थे, तो घोड़े की जहाँ नाल टूटी, उसी को डेरा उन्होंने पहला बनाया। उस डेरा के नाम पे दून यानी घाटी होता है इसका शाब्दिक अर्थ। उस दून के पे जो डेरा डाला गया, उसी के पूर्ण रूप में देहरादून बोला गया, और जिसी का वर्तमान नाम जो है देहरादून बोला जाता है। ये तो आपका देहरादून का हो गया। लेकिन देहरादून में ये यदि हम लोकेशन की बात करें झंडा साहिब दरबार की, तो ये जो है रेलवे स्टेशन से मात्र 500 मीटर पे और घंटाघर से मात्र 700 मीटर पे एकदम सेंटर पॉइंट है। और सबसे प्राचीनतम की बात करें देहरादून की, तो प्राचीनतम में केंद्र देखना है तो इसी को देख सकते हैं। भारत की विशाल धरोहर के रूप में कह सकते हो, कलात्मक धरोहर के रूप में बोल सकते हो, या फिर आप वास्तुकला की धरोहर के रूप में बोल सकते हो। जो यहाँ की वास्तुकला है, इस शायद पहाड़ों में अविरल कहीं देखने को मिली होगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की कि ये है क्या, आखिर कैसे इसका निर्माण हुआ। इसके पीछे एपिसोड में जब चलेंगे हम, तो देखेंगे कि एक छोटा सा स्टोरी है कि कहा जाता है कि सन 16वीं शताब्दी में, यानी औरंगजेब का लास्ट टाइम चल रहा था पूरे देश में। औरंगजेब का यानी मुगल सल्तनत स्थापित थी। उसी समय गुरु राम राय जो पंजाब के कहा जाता है सिख गुरु, 7वें सिख गुरु के बेटे थे, जो अपनी दिव्यता और दिव्यता के साथ साथ उनकी जो आध्यात्मिकता थी, वो ज्ञान उनके पास ऐसा हो गया था कि उस ज्ञान को लेकर के वो चर्चा में आ गए थे। उस चर्चे में यदि बात की जाए तो कुछ लोगों ने इस बात को औरंगजेब तक पहुंचाया। औरंगजेब ने, चूँकि उसको आध्यात्म से लेना देना नहीं था, कट्टर मुस्लिम आक्रांता शासक था, तो उसे ऐसा लगा कि नहीं, मिलना चाहिए। तो गुरु राम राय जी को बुलाया गया उनके दरबार में। जा कर के जब उनसे संवाद किए, तो उन्होंने कुछ प्रश्न पूछे। उस प्रश्नों के उत्तर के साथ साथ उनकी जो परीक्षा ली गई, उस परीक्षा में भी, जैसा कि एक हमने पहले बताया है, उस परीक्षा में उनको जो है मक्का मदीना का उन्होंने दर्शन, एक जगह बैठे दिल्ली में बैठा करके मक्का मदीना का दर्शन कराया, जिस एवज में औरंगजेब बहुत अति प्रसन्न हुआ। और उसके प्रतिफल स्वरूप उन्होंने कहा कि गुरु राम राय, जहाँ आपका तपोभूमि है, जहाँ से आपने तपस्या किया है, उस तपोभूमि पे हम अपने खर्चे से कुछ कार्य कराएंगे। ठीक है, अब उस खर्चे में जब बात आई तो औरंगजेब आया यहाँ पे, और लगभग बात करें 1707 ईस्वी से कार्य यहाँ स्टार्ट होता है। और 1707 से स्थापत्य कला का जो कार्य प्रारंभ होता है, वो कार्य धीरे धीरे चलते चलते आगे तक गया, और लगभग 20 वर्षों तक ये आपको जो दिख रहा है मेन सराय झंडा दरबार का, ये तैयार हुआ। इसको तैयार करने में कहा जाता है उसी बीच में जो है गुरु राम राय जी की भी समाधि हो गई, यानी उनका किसी कारणवश डेथ हो गई, और औरंगजेब की भी डेथ हो गई। लेकिन उसमें डेथ होने के बाद भी इस निर्माण कार्य इसका बंद नहीं हुआ। जो उनकी माता थी, माता पंजाब कौर, उन्होंने इस कार्य को बड़ी बखूबी से निभाया। और औरंगजेब के जो सहयोग मिला, उनके उत्तराधिकारी जब आए, उन्होंने भी इनके साथ सपोर्ट में आकर के
कार्य करना प्रारंभ कराया। और इसकी देख रहे होंगे कि एक 4 मीनार टेक्निक जो इंडो इस्लामिक पद्धति बोली जाती है, भारतीय वास्तुकला में लगभग 15वीं शताब्दी में इसका उत्थान होता है, निर्माण होता है मुगलों के आगमन के उपरांत। और उसी के साथ में ये इंडो इस्लामिक तकनीक से कार्य करना स्टार्ट किया गया। इसकी मेन जो पहचान होती है इंडो इस्लामिक की कि उसमें एक मीनार, 4 मीनार कॉर्नर पे बनती है और बीच में एक मकबरा, गुंबद बोलते हैं या मकबरा बोलते हैं उसको, मतलब कि इंडो स्टाइल में मकबरा बोला गया है उसको। उसी मकबरा को लेकर के इसको बनाया गया। कहा जाता है कि जो गुरु राम राय दरबार है, इस दरबार को जहांगीर के मकबरा से सेम कॉपी करके उसको रिप्रेजेंट कराया गया। अच्छा। जो 4 बाग टेक्निक के नाम से जानी जाती है, जो 4 बाग पद्धति है, जो आप देखे होंगे अजंता की जो ताजमहल जो बना है, ताजमहल के समक्ष जो 4 बाग बनी हुई है, उसी तरह इसके चारों तरफ 4 बाग बने हुए हैं। 4 बाग के साथ में ही धीरे धीरे जब इसका निर्माण कार्य, मेन सराय का निर्माण कार्य पूर्ण होता है, तो जो चारों कॉर्नर पे उनकी जो माता थी, माता के साथ में चचेरी माता हो या जो समतुल्य माताएं थी, 4 माताएं उनकी थी, चारों माताओं का उन्होंने चारों कॉर्नर पे एक मंदिर स्थापित कराया, जो आज भी वर्तमान में है, जिसको बड़ी बखूबी तरीके से निर्माण कार्य किया गया है और इसमें पेंटिंग का भी कार्य हुआ है। ये तो हो गई ऐतिहासिक। अच्छा, जब हम इतिहास में पढ़ते हैं, औरंगजेब के बारे में पढ़ते हैं, तो सुनने में आता है कि बहुत क्रूर शासक थे। हाँ, औरंगजेब मतलब इस्लाम के प्रति बड़े कट्टर थे और बाकी जो जितने भी धर्म थे उनके प्रति बड़ी क्रूरता का उनका स्वभाव था। अपने पिता के प्रति भी उनका बड़ा क्रूरता का स्वभाव हमने ऐसा सुनने में आया है। जैसे हमने इतिहास में देखा तो हमने नहीं, पर जितना हमने पढ़ा है उससे पता चलता है। पर जब हम इस पृष्ठभूमि पे आते हैं, देहरादून में जब यहाँ झंडा दरबार के इस क्षेत्र में आते हैं, तो हमें कुछ और ही नज़र आ रहा है जी। अब हम इस पे फोकस प्रकाश डालना चाहेंगे कि यहाँ ये जो आप झंडा दरबार देख रहे हैं, यहाँ हिंदू, मुस्लिम और सिख 3 धर्मों का संगम है। ठीक है, पौराणिक मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि यहाँ वर्ष में एक बार झंडा दरबार का मेला लगता है, जो पूरा पंजाब उठ करके यहाँ आता है। होली के आसपास 1 महीने के लिए पूरा पंजाब से मैक्सिमम लोग, मतलब कि लाखों, कई लाखों में लोग आते हैं। उस दिन जो है कहा जाता है कि होली से 2 या 3 दिन बाद, इस 5 दिन बाद इस कार्यक्रम को, झंडा को ध्वजारोहण के रूप में एक बहुत बड़े झंडा इन्हीं के बगीचे से, यहाँ के चीड़ का पेड़ काट कर लाया जाता है। और उसमें भी उसका जो चयन प्रक्रिया होती है वो बहुत अलग है। खैर, हम उस रूप में नहीं जाएंगे क्योंकि वो अलग विधि विधान के साथ उसका चयन किया जाता है। एक यूनिक पेड़ होता है जिसको लेकर के आते हैं और यहाँ झंडा के रूप में, झंडा साहिब के रूप में उनको स्थापित करते हैं और पुनः 1 वर्ष तक वो चलते हैं। 1 महीने के जो उसका अवधि में जो कार्य होता है, उसका विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है और उसे लोग नतमस्तक करते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ जो भी अपनी मान्यता के अनुसार आता है, अपने या को यहाँ शरणागत करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये हो गई आपकी क्या पौराणिक मान्यता। तो जैसे भारतीय सनातन परंपरा में वेद वाक्य है, एकम सत्यम विप्रभूतम वदन्ति, तो उसका जैसे हम शाब्दिक अर्थ करें कि एक ही सत्य है, जिसको विद्वानों ने अलग अलग नामों से परिभाषित करा है जी। तो ये वास्तव में सच है? सच है, आपको यहाँ देखने को मिलेगा। बिल्कुल। अभी मैं अगर पेंटिंग पे बात करूँ तो यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख के साथ साथ इस्लाम भी है। हाँ। क्योंकि जब ये पूरे भारत में ब्रिटिश शासक थे तो उस समय भी यहाँ की पेंटिंगों का जो पुनर्निर्माण कराया गया, यानी कुछ कंजर्वेशन का कार्य कराया गया, तो उसमें ब्रिटिश शासक जो आए थे उसमें से बहुत से लोग इस्लाम धर्म को जो है इस्लाम धर्म को मानने वाले, और इस्लाम के साथ जो है उनका सिख धर्म, क्या बोलते हैं उसको, पादरी लोग भी थे जो वो आते थे यहाँ पे और यहाँ पे अपने आप को इनके बारे में जाने और अपने आप को भी नतमस्तक किया। कैसे दिव्य विद्वान जो यहाँ देहरादून को बसाया है, और वाकई में यहाँ आने के बाद एक अलग शांति महसूस होती है। इतने लोग, लाखों लोग प्रतिदिन आते हैं और आप देख सकते होंगे कि इसमें एक चिड़िया की भी आवाज़ आए तो आवाज़ क्लियर रहती है। इतना शांति प्रिय माहौल है। अब हम बात करेंगे यहाँ की पेंटिंग्स के बारे में, जो बहुत हमको जिस पे फोकस करना है। मुख्य केंद्र तो हमारा यही है। एक कहा जाता है कि यहाँ की पेंटिंग्स में
लगभग 1685 के आसपास, जब इस मंदिर का इसका कार्य लगभग प्रारंभ की ओर था, उस समय जो है दारा सिको, औरंगजेब का जो भाई था जिसको मार करके उसने साम्राज्य स्थापित किया था, उसी का एक भाई हुआ करता था दारा सिको, जिसको मारा। लेकिन उसका एक बेटा था जिसका नाम था सुलेमान। ठीक है, सुलेमान अपने साथ 2 चित्रकारों को लेकर के दिल्ली से चल करके बिना औरंगजेब को पता बताए जंगलों के रास्ते निकलता है और जंगलों में आकर के श्रीनगर में रहता है कुछ दिन, क्योंकि श्रीनगर आप जानते होंगे देहरादून का उस समय पूरे उत्तराखंड की एक राजधानी कैपिटल के रूप में उन्होंने बनाया था। वहाँ पे वो कार्य कर रहे थे, यानी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। किसी खुफिया ने औरंगजेब को ये खबर पहुँचा दी कि जो आपका भतीजा है सुलेमान, वो वहाँ श्रीनगर में बैठा हुआ है गढ़वाल क्षेत्र में। तो औरंगजेब वहाँ पे सैनिकों को भेज करके उसको बंदी बनवा लेता है। लेकिन उसके साथ जो 2 चित्रकार आए हुए थे, 2 चित्रकार कौन कौन थे? भगवान दास और हरिदास। 2 चित्रकार जो आते हैं वो मुगल एम्पायर के थे, यानी मुगल पीरियड के थे, मुगल स्टाइल के महारथ कलाकार थे, जो यहाँ आकर के एक नई स्टाइल प्रकृति के साथ अपने को समाहित करना, एक कला जो होती है वो कहा जाता है ना कि एक आध्यात्म और सामान्य व्यक्तियों के जीवन शैली से परे अपने आप को एकांचित भाव में ले जा करके अपनी अंदर की भावनाओं को जो प्रस्तुत किया जाता है, प्रकृति के साथ जोड़ कर समाहित करके एक दिव्यता के साथ जो प्रस्तुत करते हैं, वो कलाकार यहाँ पे आकर के श्रीनगर में जब कार्य करना प्रारंभ करते हैं, तो साथ में जब ये कार्य करते हैं तो वो श्रीनगर से चल करके पूरे उत्तराखंड में धीरे धीरे बढ़ने लगती है, गढ़वाल क्षेत्र में बढ़ने लगती है। तदोपरांत एक बहुत ही फेमस भोला राम, नाम सुने होंगे, चित्रकार हैं, गढ़वाली शैली के बहुत अच्छे चित्रकार, वो भी श्रीनगर से ही प्रारंभ किए। लेकिन उनके कई शिष्य ऐसे बने जो पूरे गढ़वाल में गढ़वाल शैली को प्रारंभ कर दिए, जिसका मुख्य उद्देश्य था भारतीय धार्मिक पौराणिक ग्रंथों को लेकर के, साथ में प्रकृति को लेकर के उन्होंने हर जगह अपने आप को प्रस्तुत करने में प्रकृति को लिया। जैसा कि आप देखे होंगे मेन सराय में जितने चित्र बने हैं, इसमें कोई भी चित्र पौराणिक नहीं है, ह्यूमन फिगर एक भी नहीं देखने को मिलेगा। और साथ ही केवल मात्र डिपेंड किस पे है? वो प्रकृति पे। अब इसमें एक और समय जुड़ता है, क्योंकि ये तो हो गई बात 17वीं शताब्दी के आसपास की, 18वीं शताब्दी के प्रारंभ की। लेकिन 18वीं शताब्दी के अंत में कहा जाता है कि यहाँ के राजकुमार जो इस समय संरक्षण कर रहे थे, क्योंकि ये तो गुरु परंपरा चलती थी, गुरु रामराज के बाद जो है उनके 10वें गुरु वर्तमान में कार्यरत हैं, महंत देवेंद्र दास महाराज। तो ये गुरु शिष्य परंपरा थी, लेकिन इनका सानिध्य चलाने वाले जो होते हैं वो यहाँ के राजा राजकुल माने जाते थे। एक यहाँ के उस समय के राजा थे जिनका विवाह जो है कांगड़ा की राजकुमारी से, यानी हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा की राजकुमारी से होता है। और वहाँ जब इनका विवाह उनसे होता है तो वहाँ पे जुड़ने के बाद दोनों शैलियों का सामंजस्य देखने को मिल गया। प्रारंभ में औरंगजेब द्वारा आए हुए कुछ कलाकार मुगल शैली में काम करते थे, भोला राम और भगवान दास और हरिदास, इन लोगों ने मुगल शैली से गढ़वाल शैली अपनी उत्पत्ति की। अब इस शैलियों के साथ साथ जो है जब कांगड़ा शैली से सामंजस्य हुआ तो वहाँ उनके साथ कुछ दरबारी कलाकार भी आते हैं कांगड़ा से चल करके, जो कि यहाँ पे प्रकृति प्रेम को दर्शाते हैं। उस प्रकृति प्रेम को दर्शाने के लिए जो है यहाँ पे देखा गया कि पूरे मेन सराय में आपको प्राकृतिक चित्र, यानी नेचर के बेल बूटे, फूल पत्तियाँ, पेड़ पौधों को ही, और वो भी एक कलात्मक दृष्टि से प्रस्तुत किया गया है। और वो ही नहीं, ये गुरु माताओं का जितना सराय बना हुआ है उनमें भी केवल मात्र बेल बूटों का ही चित्रण किया गया है। अब हम बात करते हैं मेन एंट्रेंस, जो एक पूर्व दिशा में एक पश्चिम दिशा में, वहाँ पे जो है आपका जो चित्र बने हुए हैं वो चित्र जो है पौराणिक कथाओं पे है। पौराणिक कथाओं में ही नहीं, अपितु पौराणिक कथाओं के साथ साथ जो ब्रिटिश शासक हुआ करते थे, यानी गुरु रामराज जी के साथ में जो सामंजस्य बैठाकर उनके अगले महंत लोगों के साथ में जो सामंजस्य बैठाकर चलते थे, उसमें कुछ
मुंशी मंत्री जिसे बोला जाता है, मंत्री परिषद हुआ करते थे जिनको ये कार्यभार सौंपा जाता था, और उनके वंशज जो गुरु रामराय जी के वंशज के यानी उनके गुरु माता के साथ साथ उनके भाई, चचेरे भाई और इनको सबको लेकर के भी उनकी जो जर्नी रही है उनको भी चित्रों में दर्शाया गया है। जैसा कि आप देखे होंगे, मेन अभी एक चित्र है वहाँ पे कि उसमें उनको दर्शाया गया। साथ में जो मेन पश्चिम का मुखार बिंदु है, उस मुखार बिंदु को आप देखेंगे तो उसमें ऊपर एक बहुत ही सुंदर इंद्र सभा को दर्शाया गया है। इंद्र सभा के साथ साथ एक तरफ जो है कृष्ण जी के रास लीला को दर्शाया गया है। उसके साथ में जो है दुर्गा सप्तशती के चित्रों का आपने देखा होगा। दुर्गा सप्तशती के जितने रूप हैं, दुर्गा जी के रूप में, काली जी के रूप में, आदिशक्ति के रूप में, इन सारे स्वरूपों को चित्रित किया गया है। इसके साथ ही जो है विष्णु जी के जितने अवतार हैं, वराह अवतार हो गया, मत्स्य अवतार हो गया, ये 12 अवतारों को भी बड़े सुलभ कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। आप उसमें देखेंगे कि जो मुगल के भी कुछ बाद के दारा सिकोह के बाद के भी कुछ लोग थे जो इससे जुड़े हुए थे, यहाँ आते थे अपने आप को, यहाँ झंडा दरबार में अपने आप को नतमस्तक करने यानी अपना सर झुकाने आते थे। वो लोग भी जहाँ जहाँ जितना हो सकता था दान पुण्य के कार्यों में लगे होते थे, और इसका निर्माण कार्य जब कराते थे तो उनका योगदान जो होता था उसको कहीं कैलीग्राफी के रूप में नहीं यूज किया जाता था, उनके चित्र बना करके यहाँ पे समाहित किया जाता था कि इन्होंने भी कुछ यहाँ पे अपना साम्राज्य दिया या डोनेशन दिया है या दान पुण्य किया है। तो ये आपका चित्र जो है, चित्रों को देखेंगे तो उसमें दिखेगा। अब हम बात करते हैं इस तकनीक की, जो चित्र बनाने की तकनीक है, ये क्रिया विधि क्या होती है, कैसे इसके चित्र बनाए गए हैं। आज लगभग 400 साल तक सुरक्षित हैं। बीच बीच में चूँकि चित्रकूट देहरादून का एक माहौल ऐसा एटमॉस्फेयर है, उसमें एटमॉस्फेयर में थोड़ा सा सीलन की ज़्यादा बाध्यता दिखती है, जो कि हर पुराने से नए मकान में आना ही आना है। तो हम बात करते हैं इसके चित्रण विधि विधान पे। तो चित्रण विधि विधान में कहा जाता है कि हमारे भारत में धर्म प्रचार प्रसार के लिए जो सबसे पहला एजेंडा लेकर के या झंडा पकड़ा था वो चित्र या कला था। जो कला हमेशा धर्म प्रचार प्रसार के लिए समाहित हुई या हर जगह यूटिलाइज की गई। जैसे बौद्धिज्म का बात करें तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए सम्राट अशोक ने मौर्य पीरियड में उसने पिलर्स बनवाए, स्तूपास बनवाए, साथ में जो है आपके छोटे छोटे स्तंभ के रूप में उन्होंने कैलीग्राफी के रूप में उसके धर्म चक्र प्रवर्तन का उन्होंने कोटेशन लिखवाया, झील के रूप में निर्माण करवाया। तो ये जितने हुआ करते थे मौर्य पीरियड से शुरू होते हैं, और धीरे धीरे जो सबसे ज़्यादा कला की पक्ष को यदि बात करें तो हमें सबसे पहला उदाहरण जो मिलता है वो अजंता की गुफा मिलती है। हालांकि इससे पहले भी हैं कई गुफाएं हैं, लेकिन हम उनको न याद करके हम सबसे पहले अजंता को जो साक्षात देखने को हमें प्रतीत होता है, उसकी बेसिक यानी बेस कैसे तैयार किया जाता है। कहा जाता है कि वहाँ पे जो सुर्खी चूना से पहले जो है धान की भूसी को अंडे की जर्दी के साथ मिला करके चूने के साथ समाहित करके उसका बेस तैयार किया जाता है। चूँकि वो एक केव पेंटिंग है तो गुफाओं में बहुत उबड़ खाबड़ यानी खुरदरापन होता था। उसको भरने के लिए एक लेयर में नहीं होता था, 2-3 लेयर में जब उसको भर दिया जाता था, तदुपरांत सफ़ेद चूने से और अंडे की जर्दी दोनों का मिश्रण करके, बबूल की गोंद का मिश्रण करके उस पर एक नई लेयर तैयार की जाती थी, जो आजकल आधुनिक तौर में पुट्टी का नाम देते हैं। उस टाइम पीरियड का वो पुट्टी का काम करती थी, जिस पे चित्रण कार्य किए गए। कहा जाता है कि उस समय भी जो खनिज रंग तैयार हुए थे वो खनिज रंग, प्राकृतिक रंग जो उस समय यूज किए गए, उसी का परंपरागत स्वरूप धीरे धीरे मुगल में भी, राजस्थानी में भी देखने को मिला, और यहाँ तक कि पहाड़ी में भी जब आए तो प्रकृति के साथ जुड़ करके जो भी सामान मिला, सहज रूप से मिला, उसी को लेकर के उन्होंने कला साधकों ने अपनी साधना किया, और उस साधना का प्रतिफल आप देख सकते हैं। तो इसमें हम कुछ बात करते हैं कलर कैसे बनाए जाते थे, उन खनिज रंगों को कैसे बनाया जाता था। कहा जाता है कि एक जो है नीला रंग हमारे भारत में नहीं मिलता था, जिसको लेपिज लाजुली एक पत्थर होती है जो फारस से मंगाई गई थी। बाकी अन्यत्र सारे रंग जो हैं हमें
अपने प्रकृति के साथ, जैसे गेरू रंग जो होता है वो आपके गेरू मिट्टी के से बना करके कैसे तैयार किया जाता था, पीला रंग प्योरी कलर कैसे तैयार किया गया, गाय के मूत्र को आम के पल्लव में जब सड़ाया जाता था, उबाला जाता था, उसको छान करके कुछ दिन तक रखने के उपरांत उसमें पीला कलर, जिसको हरा और प्योरी मतलब कि हरा पत्ती होती थी, लेकिन उसको ट्रांसफ़र कैसे गौमूत्र से होता था, वो पूरा प्योरी कलर के रूप में निकल के आता था। और वो बनाने की विधि जो है उस समय से प्रारंभ हुई और यहाँ के जितने चित्र बने उसमें देखने को मिला। कहा जाता है कि उस रंगों में उस समय बंधन के रूप में जो कार्य करता था वो जो है बबूल की गोंद, चूँकि ये थोड़ा सा स्पिरिचुअल साइट है यानी आध्यात्मिक है, जहाँ पे अंडे की जर्दी को या मांसाहारी को कहीं कुछ लोग मानते हैं, इसलिए अंडे की जर्दी न मिक्स करके यहाँ पे लोग बबूल की गोंद को मिक्स करते थे और उसको कैसे पकाना है, किस विधि में पकाना है, मात्रा क्या होनी चाहिए, उन सारी प्रोसेस को फॉलो करते हुए उसको बनाया गया। और देखिए आज के समय में फेविकोल मिक्स कर लीजिए या फिक्सेटिव मिक्स कर लीजिए, मिला लीजिए, या फिर अभी बहुत से केमिकल आ चुके हैं, लेकिन जो उनकी लाइफ है, जो उनकी उम्र है 400 साल से आज भी थोड़े डैमेज हो रहे हैं, वो यहाँ की प्रकृति की छेड़छाड़ से, या कह सकते हो यहाँ प्रकृति उनके साथ नहीं रूबरू हो पाती है तब डैमेज हो रहे हैं। अन्यथा रंग की जो क्वालिटी है, शाइनिंग है, वो आज भी बरकरार है जो आपको देखने को मिल रही होगी। तो वही जो है रंग विधि आज हम अपने बच्चों के साथ जुड़ करके, हमारे साथ दुष्यंत भैया हैं, उनके साथ जो कि एक टेक्निकल आदमी हैं बेस तैयार करने के, और इनको भी बहुत ही बारीक जानकारियां हैं, और उनके सानिध्य में हम लोग एक साथ सामंजस्य बैठा करके इसको कार्य को करा रहे हैं। हमारे साथ टीम लगी हुई है पूरा इस कार्य को करने में। मुख्य द्वार पे कुछ कार्य 2 वर्ष पहले हुए थे, किसी कारणवश फिर से विनष्ट हो रहे थे, तो पुनः उनको पुनर्स्थापित किया जा रहा है, सृजित किया जा रहा है। और उस सृजन में जो है आप देखे होंगे चित्रों में कि कैसे कार्य किए जा रहे हैं, ब्रश के क्या स्टाइल है, अर्थ कलर को कैसे अप्लाई किया जाता है, ये सारी जो विधाएं हैं ये हमारे प्राचीन समय से चलती आ रही हैं। वर्तमान में हमारे पास कितने भी स्वरूप आ जाएं, जैसे कहा जाता है कि पाश्चात्य देशों में, विदेशों में सिस्टाइन चैपल अपने आप में बहुत फेमस है, क्योंकि वो लोग भी भारत ही नहीं पूरा विश्व जो है धर्म प्रचार प्रसार के लिए कला को समाहित किया, कला को अगुवाई दिया। जो कला अपने साथ जुड़ करके पूरे धर्म प्रचार प्रसार में स्वावलंबी रूप से अग्रिम स्वरूप में आया और उभर करके पाश्चात्य सिस्टाइन चैपल हो या कई ऐसे चर्च हैं जिनको पूरी तरह से सुंदर तरीके से सजाया गया चित्रों के माध्यम से, और उसको आज भी वो धर्म प्रचार प्रसार के रूप में वो भी पाश्चात्य कंट्री भी लेकर चल रही थी, भारतीय कंट्री भी अपना लेकर चल रही है। मुख्य रूप से देखा जाए तो धर्म के सबसे नज़दीक कला ही रही है, कला रही, साहित्य उसमें बाद में आया है। हाँ, कुछ लोग इस पे कहते हैं कि जो है कला हमेशा दरबारी कला रही है, दरबारों के सानिध्य में इर्द गिर्द घूमी है। ये सत्य है कि दरबारों के सानिध्य में रह करके कला चली है, इसकी जो जर्नी चलती रही वो अच्छा है, क्यों नहीं चले, क्योंकि उसके साथ चलने का सामंजस्य ये होता था कि कलाकार को वो प्रोत्साहन मिलना या वो जो पारिश्रमिक होना चाहिए। कला कभी बिकती नहीं है, लेकिन जीविकोपार्जन के लिए उसका परिवार, कलाकार का परिवार होता है, उसके संरक्षण के लिए, उसके जीवन यापन के लिए कहीं न कहीं जो नीड है, भूख मारने के लिए पैसे रुपए की जो नीड है वो तो चाहिए, तो एक कलाकार ही संरक्षण देता था। कलाकार को संरक्षण देने का कार्य राजा करते थे राज दरबार में, और उस राज दरबार में जो कलाकार रहते थे उनको अपने परिवार की चिंता फिक्र छूट जाती थी, वो केवल कला को साधते थे और उनके घर परिवार का पूरा जो खर्च होता था कहीं न कहीं राजा अपने सानिध्य से, अपने उनके पारिश्रमिक स्वरूप में उनका पूरा जिम्मेदारी लेते थे। और बड़े राजा तो बहुत हुए, लेकिन अविरल कुछ ही राजा ऐसे हुए जिन्होंने कला को प्रोत्साहित किया। कलाकार को शुरुआत से ही सानिध्य की, संरक्षण की आवश्यकता रही है, और स्वतंत्र कलाकार जो अब देखने को मिलते हैं वो आधुनिक ज़माने की देन है। बिल्कुल बिल्कुल। अब इस पे हम बताना चाहेंगे कि आधुनिक समय में जो कला परंपराओं का रूप बदल रहा है, जो कला की शैलियाँ बदल रही हैं, माध्यम बदल रहे हैं, उन माध्यमों में एक्रेलिक आ गया, ऑयल कलर आ गया,
और साथ में जो है बहुत से ऐसे मीडियम आ गए हैं चारकोल से लेकर के, लेकिन जो हमारी टेक्निक है परंपरागत तकनीक वो जो है नहीं मिट सकती, ठीक है। और वो जो है आज हमको जो देखने को मिल रही है अविरल कुछ ही जगहों पे बची हुई है। जैसे राजस्थान में आप जाएंगे तो इस टाइप की वॉल पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी। बड़े बड़े राजघरानों में राज परिवार के जो राजमहल हैं उसमें ऐसे वॉल पेंटिंग्स, भित्ति चित्रण, जिसको फ्रेस्को टेक्निक बोला जाता है। दो टेक्निक्स होती हैं, फ्रेस्को सेस्को। फ्रेस्को बुनो, जिसको भारत में जो है फ्रेस्को सेस्को यानी जयपुर फ्रेस्को बोला जाता है, एक जो अजंता फ्रेस्को बोला जाता है। तो ये जो कार्य प्रणाली थी वो आज भी देखने को जो देहरादून में पहाड़ी इलाकों में मिली वो एकमात्र झंडा दरबार में देखने को मिलती है। और हमारा इतना योगदान है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रही है, 400 सालों से इसकी जर्नी है, इस जर्नी को और आगे बढ़ाया जाए। पुरातत्व विभाग बहुत अच्छे से इस पर कार्य कर भी रहा है और इसको संरक्षित करने का प्रयास पूरा कर रहा है। और झंडा साहिब दरबार के लोग भी, यहाँ के महंत देवेंद्र दास जी महाराज भी बहुत इस पर अति प्रसन्न हर्षोल्लास के साथ इस कार्य को करा रहे हैं और भविष्य में भी कराते रहेंगे इसको। हमेशा जितना हो सकता है इसका लॉन्ग लाइफ बनाया जाए। जो हमारे देहरादूनी नहीं अपितु पूरे उत्तराखंड की धरोहर है, ये कला धरोहर अब चाहे जितने कोई बड़ा साम्राज्य स्थापित कर ले इसको नहीं बना सकता। जो पुराने कलाकारों का जो सामंजस्य है, जो आज प्रोफेशनल डिग्री लेकर के कार्य करते हैं, वो भी उस लेवल का कार्य करने में कहीं न कहीं अक्षम हो सकते हैं। अक्षम हो सकते हैं, होंगे नहीं, अक्षम हो सकते हैं, लेकिन कुछ कर भी सकते हैं। लेकिन एक समय का दौर होता है, उस समय के दौर में परिवर्तन प्रकृति का नियम है। यानी सूक्ष्म रूप से अगर हम बात करें तो सुलेमान का जंगल में पहुंचना ही इस पूरी शैली के बनने, इस पूरे चित्रण के होने का केंद्र बिंदु रहा। सुलेमान तो एक माध्यम बने, लेकिन सुलेमान के साथ जो भगवान दास और हरिदास जो आकर के यहाँ पे बीजारोपण किया, कला शैली का बीजारोपण किया, जिसको गढ़वाली शैली बोला गया, उसका फल स्वरूप आज आप देख रहे हैं, जिसका प्रतिफल आज आपके समक्ष। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो गढ़वाली शैली का जो गढ़वाली शैली उत्पन्न हुई वो उसी समय में उत्पन्न हुई? जी, सुलेमान का आगमन हुआ, जंगल में कहा जाता है कि पहाड़ी शैली जो कांगड़ा, गढ़वाल, गुलेर और जम्मू कश्मीर में जो ट्रांसफ़र हुई, कहा जाता है औरंगजेब ने जब मुस्लिम कट्टरता अपनाया तो उस कट्टरपंथी में उन्होंने इस्लाम में कला हराम होती है और उस कोटेशन को लेकर के नियम को फॉलो करते हुए उसने सारे कलाकारों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, दंड देना प्रारंभ कर दिया। तो कलाकार अपना जीवन बचाने के लिए गुफाओं, कंदराओं में यानी पहाड़ी क्षेत्रों में गए और जहाँ जहाँ गए, जैसे जम्मू कश्मीर में गए, हिमाचल में गए, कांगड़ा में, और उसके बाद जो है गढ़वाल में आए। ये लोग यहीं आकर के यहाँ के राजाओं के सानिध्य में आकर के जो अपना सृजन करना प्रारंभ किए, कला साधना करना प्रारंभ किए और यही साधना जो है उनकी प्रतिफल के रूप में कहीं न कहीं वो मुगल से प्रेरित हो करके विषय वस्तु बदली और रंग माध्यम बदले। रंग माध्यम के साथ कहीं न कहीं जो वातावरण होता है उसका प्रभाव कलाकारों पे दिखता है। तो उस वातावरण में जो है विषय वस्तु के साथ साथ पूरे स्टाइल को भी बदल दिया, उनकी शैली एक अलग हो गई, जिसको पहाड़ी शैली का नामकरण दिया गया। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जैसे कला भी पानी की तरह है, जैसे पानी को आप कितना ही रोकने की कोशिश करो, पकड़ने की कोशिश करो, वो अपना एक नया स्थान ढूंढ लेती है। तो ठीक उसी प्रकार मुगल काल में भी कला को रोकने का प्रयास अगर किया गया, उसने अलग ही रास्ता अपना खोज लिया। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए वही नहीं, मुगल से पहले भी इस पर कई हुआ। जैसे आप अगर पाल शैली की बात करते हैं तो पाल शैली जब कार्य करती थी तो पाल शैली केवल स्पेशल जो है बौद्ध धर्म के इर्द गिर्द प्रतिफल दी अपना। लेकिन जैसे ही आप मध्य प्रदेश के आगे बढ़ें तो आपको वहाँ पे जैन शैली आ गई, क्योंकि जैनिज्म ने उसको प्रभाव अपना दिखाया। जैन शैली के कार्य करने की विषय वस्तु के साथ कार्य प्रणाली भी उसकी बदल गई, लेकिन उसके साथ दोनों का जो बिखरा हुआ स्वरूप आया वो आया अपभ्रंश शैली के रूप में। कहीं न कहीं उसने विरोध किया, कह सकते हैं उसका रूप चेंज किया। अपभ्रंश शैली जो है जब निकली तो अपभ्रंश शैली का एक इस्लाम शैली के साथ मिश्रण होता है तो राजस्थानी शैली बन जाती है। राजस्थानी शैली एक अपना वर्चस्व लेके आ गई, आज भी लेकर चल रही है।
और ऐसे ही जो है आपका मुग़ल शैली जब आ गई तो इंडो इस्लामिक के रूप में आर्किटेक्चर्स बनने स्टार्ट हो गए, और साथ में जो है मुस्लिम एक अपनी जो है मुग़ल शैली के नाम से एक अपना प्रतिफल दिया, और साथ में जैसे ही थोड़ा सा इसको विखंडित करने का प्रयास किया गया तो पहाड़ी शैली अपना रूप ले लिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने जिस सुंदर ढंग से इस पूरे प्रसंग को व्याख्यान्वित किया है, अपने शब्दों में इस पूरी कला माला को जो पिरोया है वह बहुत ही प्रशंसनीय है, और सभी विद्यार्थियों के लिए एवं कला समीक्षकों के लिए, कला दार्शनिकों के लिए, सभी के लिए एक नई प्रेरणा का स्रोत है। और आपके ज्ञान से जो हमें आज प्रेरणा मिली है और आपके चित्र शैली से जो हमें सीखने को मिला है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भानुदेव जी कि ऐसा मौका आपने हमें दिया। और कभी कभी कलाकार हमेशा नहीं बोलता, लेकिन कभी कभी बोलता है, वो आज हमें मौका मिला, जो आपके साथ रूबरू होने का मौका मिला। और कोशिश है कि ऐसे ही हम लोग और भी कला चर्चाएं करते रहेंगे। एक तो देहरादून का ये हमें बहुत, चूँकि मैं 2016 से यहाँ जुड़ा हूँ, 2016 से मैंने कार्य किया 19 तक, 19 के बाद जो है 22 में भी मैंने यहाँ कार्य कराया बच्चों के साथ जुड़ करके। तो आज भी कुछ संयोग ऐसा बन गया कि विगत 10-15 दिनों से यहाँ कार्य चल रहा है। तो ऐसे शायद कुछ नए रूप में मिलेंगे, नई शैली पे बात करेंगे, नई कला तकनीक पे बात करेंगे, और ज़रूर ये कला चर्चा होती रहनी चाहिए, जो हमारे विद्यार्थियों के लिए, कला साधकों के लिए, या कला क्षेत्र के जो कला रुचि रखने वाले लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। और ऐसे ही आपसे हमारी फिर मुलाकात होती रहेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में आपके साथ जो कुछ विद्यार्थी जुड़े हैं, उनके बारे में 2 शब्द अगर आप कुछ कहना चाहें तो। हाँ, जैसे कि हमारे यहाँ कुछ अपने विद्यार्थी हैं ललित कला विभाग के, जिसमें स्नेहा है, आरव आए हुए हैं, आदित्य आए थे, और इसके बाद अदिति है, ईसा है, सरनाली है। ऐसे कुछ विद्यार्थी हैं जो बड़े ही मनोयोग ढंग से इसको सीख रहे हैं। मैंने उनको यहाँ कार्य सीखने के पर्पज़ से बोला कि आप लोग सीखो कि पुराने समय में 400 साल पहले कैसे चित्र बनते थे, और आज भी जो आप बना रहे हैं इस पे कभी ये ना होना चाहिए कि आप आधुनिक तौर में आज काम किए हो, ये पुरानी ही लगनी चाहिए। उस कलर तकनीक को सीखना एक चैलेंजिंग होता है। वो बच्चों ने चैलेंज देखा और सीखा और कर भी रहे हैं। पहले दिन तो हर किसी को समझने में समय लगता है, लेकिन दूसरे दिन से बड़े अच्छे सहज ढंग से वो लोग कार्य करना स्टार्ट कर दिए और कर भी रहे हैं। बहुत अच्छा है, लगभग फिनिशिंग की ओर है कार्य। और इन बच्चों को आज नहीं, इनको 10 साल बाद भी ये बेस जो आज 2 दिन का 4 दिन का इनको यहाँ का जो कला यात्रा मिली है, सीखने को जो जर्नी मिली है ना, ये उनको लाइफ टाइम याद रहेगी कि हमने अर्थ कलर के बारे में जाना है। क्योंकि आधुनिक तौर में ये कहीं न कहीं विलुप्त होते जा रही है, लोगों को कहीं न कहीं विरासत के रूप में देखने को मिलेगी। तो वो विरासत के रूप में जब देखे रहेंगे, कहीं आप किए रहेंगे, तो गर्व से बोलेंगे कि हमने इस टेक्निक में कार्य किया है। तो ये है हमारे विद्यार्थियों को ऐसे और आशीर्वाद है, साधुवाद है कि और भी ऐसे मौके मिलेंगे तो हम इनको अधिक से अधिक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराएंगे। जितना हो सकता है अपनी तरफ से इनको ज्ञान अर्जन कराएंगे, और कला की प्राचीनतम से आधुनिकता की ओर ये पूरी यात्रा कराना हमारा दायित्व है। एक कला शिक्षक का यही ध्येय होना चाहिए। और जो हमें भगवान ने ऐसे बहुत ही धन्यवाद कहूँगा भगवान को, जो हमें एक कला शिक्षक के रूप में यात्रा दिया। और इस यात्रा में बहुत से चैलेंजिंग आती हैं, लेकिन उन चैलेंजिंग के साथ में अगर हम गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाते हैं, यही हमारे लिए सबसे सौभाग्य की बात है कि गुरु शिष्य परंपरा आगे बढ़नी चाहिए। और हम अगर आगे किसी से सीखे हैं, जैसे डॉक्टर देवेंद्र त्रिपाठी सर इस समय क्षेत्रीय ललित कला अकेडमी के जोनल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने जो हमें सिखाया, आज मैं भी चाहता हूं कि हमारे विद्यार्थियों को अधिक से अधिक उसका प्रतिफल मिले, ताकि ये गुरु शिष्य परंपरा आगे बढ़ती जाए। और ऐसे ही आगे फिर से मिलते रहेंगे। धन्यवाद। जिस प्रकार निरंतर बहते हुए जल को यदि रोकने का प्रयास किया जाता है, तो वह दूसरा कोई मार्ग खोज लेता है और अधिक तीव्र भाव से पुनः बहने लगता है, परंतु ठहरता नहीं। ठीक उसी प्रकार कला पर यदि बंधन लगाया जाता है और रोकने का प्रयास किया जाता है, तो वह कोई अन्य मार्ग खोज लेती है, जिसका उदाहरण
झंडा दरबार की कला में भी, जहां औरंगजेब के शासनकाल में दारा शिकोह के बेटे सुलेमान और उसके साथ आए दो दरबारी चित्रकार हरिदास और भगवान दास को माध्यम बनाकर पुनः एक नई शैली को जन्म दिया और भारतीय कला इतिहास में एक नई शैली को हमेशा के लिए अमर कर दिया।